Good morning, students. Students, today I am here with a new topic. Actually, I am with a new chapter of class 10th. How do organisms reproduce? So, beta, in this chapter, we have to discuss about reproduction and the different types of different methods of reproduction of plants as well as animals. So, before starting it, I want to discuss that what is reproduction and what are the significance of reproduction, ठीक है, and how in reproduction the characters are passed from parents to their offspring or their progeny. So, बच्चों, I want to tell you that what is reproduction. So, reproduction is actually it is a process of producing new individuals of the same species by the existing organism or of a species, that is parents. In simple words, we can say that reproduction is a kind of biological process. Reproduction एक biological process है जिस प्रोसेस की मदद से कोई इंडिविजुअल अपने ही तरह का फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन और इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस through which an individual is able to produce its similar kind of fertile offspring of the same species, यानी अपनी ही स्पीसीज की अपनी ही तरह की सिमिलर एक फर्टाइल का मतलब है जो कि फ्यूचर में जाके रिप्रोडक्शन करके अपने भी बच्चे पैदा कर सकें, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच अन in which an individual can produce its similar kind of fertile offspring, ठीक. Now what is the significance of reproduction? But as you know that reproduction is very important process, बड़ी important process है, क्योंकि देखिए बेटा कोई भी स्पीसीज बिना रिप्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन में नहीं रह सकती, ठीक है. अगर आज दो पेरेंट हैं, अगर उनके बच्चे नहीं होंगे तो क्या आने वाले फ्यूचर में उनका कोई अस्तित्व रहेगा? कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. अगर आज की डेट में ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्या आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन बींग्स बचेंगे? नहीं बचेंगे. जब तक इनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तो उनका नामो निशान मिट जाएगा. तो इट अलाउस परपिटुएशन ऑफ स्पीसीज. along with it is also helpful in the increase of the size of the population of any species, यानी किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करने में भी मदद करती है. थर्ड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन बाय ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. अच्छा, आपने देखा होगा इवोल्यूशन लगातार स्लोली एंड कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए हैं. तो ये इवोल्यूशन आया तो कैसे आया? तो जो प्राइमरी आपके जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन होते होते इनमें धीरे धीरे छोटे छोटे वेरिएशन आते शुरू हुए और ये वेरिएशन बढ़ते बढ़ते इतने बड़े वेरिएशन बन गए कि इनसे क्या हुई, एक नई तरह की स्पीसीज़ क्या हो गई, इवॉल्व हो गई. तो यानी रिप्रोडक्शन वेरिएशन को कॉज करता है और वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. इज इट क्लियर? So these are the significance. It is required for the continuation of the species. It is required for the increase in the population size of an species, and it is required, and it causes a variation, and variation are very important for the evolution. ठीक है. Now there is a basic concept I want to discuss it with you. Now body design of an organism. देखो बहुत छोटी सी बात है. एज यू नो दैट कि एज वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज़ आवर बेसिक फंक्शनल यूनिट, तो डेफिनेटली आप आंसर करेंगे कि सेल इज़ आवर बेसिक फंक्शनल यूनिट. तो सेल के अंदर भी व्हाट इज़ द कंट्रोलर ऑफ द सेल और व्हाट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल? आप कहेंगे न्यूक्लियस सेल. तो न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है? एक्चुअली न्यूक्लियस के पास है क्रोमोजोम. एंड क्रोमोजोम किसके बने हुए होते हैं? क्रोमोजोम जो बने हुए होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं. ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है. ये डीएनए क्या होता है एक्चुअल में? डीएनए क्या होता है? ये कई सारे जीन्स का बना हुआ होता है ना. व्हाट आर जीन्स? तो आप कहेंगे जीन्स क्या है? एक तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एक केमिकली अगर मैं कहूँ तो एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक क्या बनाते हैं? डीएनए को बनाते हैं, ठीक है. जीन या डीएनए को बनाते हैं. तो डीएनए का ही छोटा सा स्ट्रेच क्या कहलाता है? आपका जीन कहलाता है, ठीक है. ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर. तो अगर आप देखेंगे जनरली दो ह्यूमन बींग को दो में अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सिमिलर देखेंगे. एंड रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन. तो एक्चुअल में जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमारे बॉडी का ब्लू प्रिंट बन तैयार होता है, ठीक है. और ये ब्लू प्रिंट किस फॉर्म में होता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि वो होता है डीएनए की फॉर्म में. यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो यही डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है जो कि उनके बॉडी के ब्लू प्रिंट को क्या करता है? डिज़ाइन करता है. डीएनए इज
in the cell nucleus is the information source for the making proteins, and different proteins lead to the different designs. अब आप देखो, आपके नाक का शेप है, कान का शेप है, यानी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं प्रोटीन्स पे। ये प्रोटीन्स को बनने के लिए कौन डायरेक्ट करता है? डीएनए। यानी डीएनए ही प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन ही आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट कौन तैयार कर रहा है? डीएनए। ठीक है। अब बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, यानी कि आपके पेरेंट का डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और आपके पास पहुंचता है। ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और वो ऑफस्प्रिंग के पास पहुंचता है, और ऑफस्प्रिंग में जो सेल के पास वो पहुंचता है, वो सेल लगातार डिवीजन करती है और उसकी कई सारी कॉपीज़ तैयार कर लेती है। ठीक है। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय ए सेल डिवीजन गिविंग राइज टू टू सेल्स। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज इन्वॉल्व द सेम सम वेरिएशन, और डीएनए जब भी वेरी कॉपी करता है तो छोटा मोटा वेरिएशन आ जाता है। यही रीज़न है कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफरेंस रखते हो, कि हम आपको इजीली पहचान लेते हैं ना, आपके पेरेंट्स अलग हैं, आप अलग हैं। यानी हो तो आप अपने आपके पास जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से ही कॉपी हो गया है, लेकिन जब भी डीएनए कॉपी होता है तो कॉपी होते समय उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है? वेरिएशन आ जाता है। उसी वेरिएशन की वजह से आप अलग नज़र आते हैं और आपके पेरेंट्स अलग नज़र आते हैं। ठीक है। सो यही रीज़न है कि जैसे दो आप सिबलिंग्स को देख लीजिए, सिबलिंग भी देखो, दोनों पेरेंट्स दोनों के सेम है, फिर भी सिबलिंग में आप देखोगे एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, तो अगर आप देखेंगे कि दो सिबलिंग के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। और ये वेरिएशन कहाँ से आए? क्योंकि जब डीएनए कॉपिंग कर रहा था, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा था, तो उस टाइम पे ये वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन लीड्स टू द इवोल्यूशन, और डीएनए कॉपिंग के टाइम पे होने वाला वेरिएशन ही कॉज करता है किसको? इवोल्यूशन को। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. Tomorrow once again I will meet you with a new video where I will discuss what are variations and what are the causes of variations, and different types of reproduction. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.